हमारे साथ अभय अग्रवाल जी जुड़ चुके, आलोक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आ, एक एक इस बार की 150 तक के सफ़र में आलोक जी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, रिवर्सल है और एक एग्रेसिव प्राइस बिहेवियर है आईटी स्टॉक्स का। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा। यूएस में एक बीच में एआई स्टॉक्स का कोलैप्स था, लेकिन मेरे ख्याल से वो फिर एक माइक्रोन के नंबर्स के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे है। मूलभूत चीज़ें क्या बदली हैं आईटी के इस सडन, आई थिंक लार्ज कैप आईटी के बिहेवियर में आके पीछे आपको कारण क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यस, आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा किए हैं लास्ट कुछ महीनों में। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी बाउंस बैक किया है। लेकिन जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं उनमें एक चीज़ तो डेफिनेटली हमने देखी है कि उनमें ग्रोथ रेट कुछ खास नज़र नहीं आते। लेकिन एट द सेम टाइम बड़े हाई क्वालिटी नेम्स हैं, हाई आरओईज होते हैं, नेट कैश होती है, अच्छे डिविडेंड पे करते हैं या बायबैक करते रहते हैं। तो एक नेम्स काफ़ी हाई क्वालिटी हैं। लॉट ऑफ टाइम्स हमने हिस्ट्री में भी देखा दैट जब हाई क्वालिटी नेम्स गिरते हैं तो एक समय के बाद उनमें बाउंस बैक भी आ जाता है। लेकिन उनमें तेजी बरकरार रखने के लिए जो हायर ग्रोथ रेट्स चाहिए वो ग्रोथ रेट कहीं मिसिंग नजर आते हैं। अगर उनमें वो ग्रोथ रेट भी नजर आ जाए तो क्वालिटी के साथ वो ग्रोथ रेट का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन राइट नाउ वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, वो लार्ज कैप आईटी में वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही। हालांकि सिलेक्ट मिड कैप नेम्स में जरूर ग्रोथ नजर आ रही है। अब कल को कोई एआई इन्वेस्टमेंट्स के वजह से इनको कोई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए और उनके ग्रोथ रेट आने लगे, ऐसा कोई रुझान दिखे तो उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। लेकिन तब तक लार्ज कैप आईटी और आईटी सर्विसेज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना मुश्किल है। तभी अभी मतलब बहुत कन्विक्शन नहीं है आपका इस मूव के पीछे आईटी के। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स क्या लग रही हैं आपको? देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि इस बार सबसे बड़ा मूव देने वाले में पीएसयू बैंक्स थे, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते आलोक जी कि एनबीएफसीज बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव दे रहे हैं। लुक एट बी2, लुक एट एल&टी फाइनेंस और एमईएफजी ग्रुप की श्रीराम में करीब करीब 20% स्टेक के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का ये डिप्लॉय करना। ये आपको लग क्या रहा है? क्या ये हमारा पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस जो है वो रीरेट हो रहा है इस डील के चलते, और भी ऐसे कुछ डील्स क्रैक हो सकती हैं कि ऐसे स्पेस में? आपका एनबीएफसी पे टेक इस वक्त? एनबीएफसी पे व्यू पॉजिटिव है। एज इट इज इंडिया में हम देख रहे हैं कि हम फॉलिंग रेट साइकिल पे ही हैं और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहने वाली है नियर टर्म में भी और आगे आने वाले साल में भी, जो आरबीआई की खुद की गाइडेंस है। तो फॉलिंग रेट में एज इट इज लेंडिंग स्पेस में एनबीएफसी को फायदा होता है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट रेशियोज भी काफी लोअर है। तो क्रेडिट कॉस्ट लोअर हो एंड मार्केट रेट्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अगर लोअर जा रहे हो तो वो एनबीएफसी के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में जो बेटर क्वालिटी नेम्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ हो चाहे वो व्हीकल फाइनेंस की तरफ हो, और इनको काफी फायदा होता है। तो डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है इन पे। हाँ, यस, गोल्ड रेट्स पॉजिटिव होने की वजह से जो गोल्ड फाइनेंसिंग रिलेटेड कंपनीज हैं उनको भी फायदा होता है। तो ये तीनों चारों सेगमेंट, कंज्यूमर, व्हीकल फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस, ये तीनों सेगमेंट के एनबीएफसीज काफी पॉजिटिव व्यू है इन पे। लेकिन जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उन सेगमेंट में बाकी सब कुछ सही है उनमें, उनको सिर्फ डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ लाने की देरी है। वहां जहां वो दिखने लग जाए तो उन पे भी व्यू ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनेंशियल स्पेस को लेकर और आईटी को लेकर आपने अपनी राय रखी। आलोक जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। अब मार्केट पर मैं आपसे व्यू जानना चाहूँगी। फ्राइडे की क्लोजिंग में देखी ठीक ठाक था और मंडे की शुरुआत भी अच्छी हुई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब सेंटर रैली की शुरुआत हो चुकी है या फिर इट्स टू अर्ली टू से दैट? ये भी कह सकते हैं कि सेंटर रैली की शुरुआत है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कंपेयर करना कि ये साल के एंड पे जो हम नए साल की तरफ जा रहे हैं, मार्केट्स और पोजीशनिंग कैसी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से अभी के बीच में काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। लास्ट ईयर जब हम एंड कर रहे थे तब हम काफी हायर वैल्यूएशंस पे थे और रिलेटिव टू द इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स भी प्रीमियम काफी ज्यादा था। इस साल बिकॉज परफॉर्मेंस इंडेक्स लेवल पे कुछ खास हुई नहीं है और ब्रॉडर मार्केट्स की भी कुछ खास हुई नहीं है, वैल्यूएशंस भी कम हुए हैं और हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन भी 10 ईयर एवरेजेस के नीचे आ गया है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई।
आरबीआई के स्टांस चेंज जो थ्रू आउट द ईयर रहा है, उससे रेट कट्स करके, सीआरआर कट करके, लिक्विडिटी को पॉजिटिव करके, साथ ही गवर्नमेंट का जो पुश रहा है डायरेक्ट टैक्स को कट करके और जीएसटी रेट कट करके, ये काफी प्रो ग्रोथ, काफी ग्रोथ को पुश करने वाले स्टेप्स हैं। इनके रुझान हमें शायद आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले महीनों में दिख जाएं, तो वो काफी बेटर पोजीशनिंग है इंडिया की और मार्केट्स की जाते वक्त। प्लस लास्ट ईयर हम काफी एक रैली के साथ आ रहे थे और इस बार एक रिलेटिव करेक्शन के बाद आ रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक पॉजिटिव एज इट इज चेंज हो चुका था। ये ऐसे टाइम पे है कोइंसिडेंटली कि जिसको सेंटा रैली भी कहते हैं, एट द सेम टाइम रिस्क रिवॉर्ड चेंज होने की वजह से शायद ये रहा सेंटा रैली और कंटिन्यू कर सके आने वाले साल में भी। ओके काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सुनकर आलोक जी, और हमारे दर्शक गदगद हो गए होंगे। लेकिन जैसा कि आपने भी मेंशन किया 2025 काफ़ी निराशाजनक रही है इक्विटी के लिहाज से, लेकिन कमोडिटीज़ ने काफ़ी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। प्रेशियस मेटल्स की बात की जाए, गोल्ड एंड सिल्वर, तो 2026 भी क्या गोल्ड एंड सिल्वर के लिए इतना ही अच्छा रहेगा जितना 2025 था, और ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेटल्स पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, प्रेशियस मेटल्स पे भी और इंडस्ट्रियल मेटल्स, स्पेशली जो नॉन फेरस मेटल्स हैं। अगर हम प्रेशियस मेटल्स पर भी आए, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड की प्राइमरी वैल्यू और प्राइमरी जो आकर्षण है उसका इसलिए आ रहा है बिकॉज वो एक मॉनेटरी एसेट और एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। जहां एक तरफ दुनिया के बड़े कंट्रीज के डेट बढ़ते जा रहे हैं, उनकी यील्ड्स भी अगर हम देखें 10 ईयर यील्ड्स भी सब मल्टी डिकेड हाई पे हैं। फिएट करेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सा उठने लगता है। जब जब उस पर क्वेश्चन मार्क उठता है, जब जब उस पर भरोसा थोड़ा भी कम हो, तो गोल्ड की रिलेटिव वैल्यू काफी बढ़ती है। उसके वजह से गोल्ड का अट्रैक्शन हायर रहेगा भी। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी सामने आए। सेंट्रल बैंक्स जो अपने फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, वो जनरली या तो यूएस ट्रेजरीज में रखते हैं या गोल्ड में रखते हैं। आज करीब 30 सालों के बाद ऐसा हुआ दैट सेंट्रल बैंकर्स की कंबाइंड होल्डिंग गोल्ड की यूएस ट्रेजरी से ज्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेजर सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड भी हैं, वो भी अपना ज्यादा कॉन्फिडेंस गोल्ड पे दिखा रहे हैं। इसलिए गोल्ड की अट्रैक्शन, गोल्ड की वैल्यू और गोल्ड पे बुलिशनेस हमारे हिसाब से नेक्स्ट ईयर भी बनी रहेगी। लेकिन जो दूसरा प्रेशियस मेटल है सिल्वर, उसमें वो तो एक टैग अलोंग करता ही है गोल्ड के साथ में, क्योंकि वो भी एक प्रेशियस मेटल और एक मॉनेटरी एसेट है। लेकिन सिल्वर की पोजीशनिंग इस वक्त ऐसी है जो पॉसिबली हिस्ट्री में नहीं रही, कि सिल्वर की सबसे खासियत ये है कि वो एक इंडस्ट्रियल मेटल तो है ही, लेकिन वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के वजह से जितने हम ग्लोबली एआई में इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सब करने के लिए सिल्वर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, हर जगह सिल्वर की रिक्वायरमेंट इस तरह ज़्यादा है कि वो काफ़ी इनइलास्टिक डिमांड है। सिल्वर एज इट इज लास्ट 5 सालों से डेफिसिट में था। डेफिसिट होने का मतलब कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है देन प्रोडक्शन। 5 सालों से डेफिसिट होने के बाद डिमांड फर्दर इंक्रीज कर रही है, जो कि एक इनइलास्टिक डिमांड है। एंड साथ ही साथ मॉनेटरी एसेट होने की वजह से भी उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो सिल्वर पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। नियर टर्म ज्यादा पॉजिटिव सिल्वर पे है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे पॉजिटिव। और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, उन सेगमेंट्स पे भी व्यू काफी पॉजिटिव है। अच्छा आलोक जी, क्योंकि इक्विटी के अंडर परफॉर्मेंस का एक ऑलमोस्ट 1.25 साल गुजर गया। लास्ट अक्टूबर में आप 26,200 का हाई लगाने के बाद 1 साल की अवधि आपने 1.25 साल की अवधि इस रेंज में गुजार दी। नो डाउट दैट कि इसके बाद एक अच्छा फेज आएगा, माइट भी 2026। ऐसे में कि वो लोग जो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, फॉर एमसीज, ब्रोकिंग स्टॉक्स, डिपॉजिटरीज, इस थ्रेशहोल्ड पर जब हम खड़े हुए हैं 26,300 के, इस पोर्शन, इस तबके को, इस सेक्टर को कितना अंश देना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, जिसमें सिवियर प्राइस डैमेज हुआ भी है? इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मैं फाइनेंशियल सेगमेंट में, द फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स का रफली 30% के आसपास होता है। लेकिन विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर लेंडिंग से भी ज्यादा अट्रैक्टिव एक्चुअली कैपिटल मार्केट सेगमेंट है। फुल वैल्यू चेन जो आपने कही, राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस टू वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स एंड ब्रोकिंग, ये चारों सेगमेंट में जो इनके एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी, तो पूरे सेगमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। लास्ट 1.25 साल जैसे आपने कहा, मार्केट्स नेगेटिव होने के बावजूद फ्लोज काफी पॉजिटिव बने रहे। जब मार्केट्स भी थोड़े सपोर्टिव हो जाए,
सपोर्टिव फ्लोज और मार्केट रिटर्न्स के साथ इनकी ओवरऑल अर्निंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इंडिया में तो अभी ये चलन जस्ट चालू हुआ है। जो फाइनेंशियल सेविंग्स में इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ना, ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग फेज पे है, बहुत ही अर्ली फेज पे है। तो इवन इमर्जिंग मार्केट्स के लेवल तक जाने में भी में ग्रोथ की आशंका और ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सेगमेंट पे व्यू पॉजिटिव विद इन द फाइनेंशियल्स, इनफैक्ट हाईएस्ट वेटेज कैपिटल मार्केट्स पे होगा, उसके बाद लैंडिंग फंक्शंस पे। ओके, बहुत शुक्रिया आलोक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। और